विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से अध्याय 7 आयनिक त्रिज्या बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। घर पर रह करके ही पूर्णतः शिक्षा ग्रहण करें, नोट्स बनाएं और अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए, आयनिक त्रिज्या। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो धनायन बनाएगा और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन बनाएगा। आयनों की यह त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। बनने वाले जो ये आयन हैं, धनायन और ऋणायन, इनकी जो त्रिज्या है वही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। एक और बात, कोई भी परमाणु उदासीन होता है कब? जब उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ऐसी स्थिति में परमाणु होता है उदासीन। और जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उदासीन परमाणु से उसका आकार कैसा होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कौन सी चीज बाहर निकल गई है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। इलेक्ट्रॉन का अब्र सिकुड़ गया है, इसका आकार सिकुड़ गया है। नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से अपनी ओर खींचेगा। उसी प्रकार ऋणायन बनने पर उसमें उदासीन परमाणु यदि है उसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो और अपने परमाणु से ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो अपनी सबसे पहले अपन लिखेंगे आयनिक त्रिज्या। तो लिखना शुरू करेंगे आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में हमारा मतलब आ रहा है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो आयन का निर्माण करता है। भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा? ऋणायन बनाएगा। आयन की ये त्रिज्या, बनने वाले आयन की ये त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। बनने वाले आयन की त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? बनने वाले आयनिक त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कौन सा आयन बनता है? धन आयन बनता है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होगा।
जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें Na, ये क्या है? सोडियम। इसका परमाणु भाई सोडियम का परमाणु। सोडियम का परमाणु है, हम जानते हैं सोडियम के परमाणु में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसकी जो त्रिज्या है वो 186 पिकोमीटर के बराबर होती है। इस समय इसकी त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या 186 पीएम के बराबर है। अब यदि इसमें से क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर क्या हो गया है? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो अब तक तो ऐसे देखा हमारे साथ ऐसे, और अब ऐसे पर एक क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही एक धनायन आ गया। एक धनायन जो आ गया तो इसने क्या कर दिया है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे ये हो गया सोडियम का, सोडियम परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। क्योंकि बाह्यतम कोश पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया। बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त हो गया तो इसका आकार कैसा बढ़ेगा? छोटा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा होगा? बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक से क्या होगी? इसकी दूरी कम हो जाएगी, नजदीक होगी तो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींच कर, है ना। और इस समय इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? लगभग 95 पिकोमीटर, यानी कि परमाणु की त्रिज्या 95 पिकोमीटर। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये तो हो गया नाभिक, नाभिक और धनावेश है, ये इसका हो गया एक कक्ष, एक कक्ष के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इसका एल कक्ष हो गया। एल कक्ष में यहाँ 2 4 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका एम कक्ष हो गया, और इस एम कक्ष में ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है इनका, यहाँ हमारे सामने जैसे मान लीजिए तो इसका नाभिक हो गया, ये इसका हो गया एक कक्ष, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये इसका हो गया एल कक्ष, एल कक्ष में ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ इसका रहेगा 2 8 7 था, 2 8 1 में से यहाँ 2 क्या रह गया? केवल 8 ही रह गया, केवल 8 रह गया। क्यों? क्योंकि इसका बाह्यतम कोश पूरी तरह से क्या हो चुका है? समाप्त हो गया। अब यहाँ तो देखो के और एल ही कक्ष रह गए, यहाँ के एल और एम कक्ष था, अर्थात ये ज्यादा बड़ा हुआ बजाय इसके, इसके यहाँ से बाह्यतम कोश की दूरी ये त्रिज्या भी ऐसी थी, ज्यादा थी, यहाँ पर आने पर त्रिज्या कम हो गई, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान यहाँ आने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम क्या जान गए? अतः उदासीन परमाणु से धनायन बनाने वाले परमाणु का आकार हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? लिख लो कि धनायन निर्माण के ऊपर ही
जाने से बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है। बाह्यतम कोश पूर्णतया समाप्त हो जाता है। बाह्यतम कोश पूरी तरह समाप्त होगा तो कौन सी चीज बढ़ेगी? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। कौन सी चीज बढ़ेगी? शेष जो बचेंगे, शेष बचे ई पर प्रभावी नाभिकीय आवेशों का मान। प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा हो जाएगा। अतः धनायन का आकार उदासीन परमाणु से कई बार प्रश्न किया जाता है कि बताइए धनायन का आकार उदासीन परमाणु से कैसा होता है। कई बार प्रश्न किया जाता है कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से कैसा होता है। तो हम इस बात को जान जाएंगे कि धनायन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी तो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा। फलस्वरूप मजबूती से नाभिक उसको खींच करके अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा। बाह्यतम कोश समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण भी उसका आकार उदासीन परमाणु से कैसा हो जाएगा? छोटा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 10। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब प्रोटॉनों की संख्या कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 11 है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 10। कम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया? 11 प्रोटॉनों ने मजबूती से खींच लिया। भाई एक तरफ तो 11 छात्र लगे हुए हैं और एक तरफ 10 छात्र लगे हुए है ना, खींच लिया तो कौन खींचेगा? 11 वाले छात्र खींच लेंगे ना 10 वालों को, क्यों? उनका पावर कम हो जाएगा, इसलिए मजबूती आ जाएगी। यहाँ प्रोटॉन के द्वारा इसके प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाने से परमाणु का आकार पहले की बजाय कम हो जाता है। इसीलिए उदासीन परमाणु से कैसा होता है? छोटा होता है। अब इसी बात को हम किस में ले लें? परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग। यदि मान लीजिए किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। तो त्याग की बात आ गई थी। अब आ रही है हमारे सामने क्या कि यदि मान लीजिए किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए तब क्या होगा? हम जानते हैं कि ग्रहण करने वाले पर ऋणावेश आता है, ऋणायन बनता है ना? तो अपने इस पॉइंट को ध्यान लेते हैं। पॉइंट बनाओ कि यदि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, यदि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है। यदि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने पर क्या होगा? देखो जैसे अब सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्लोरीन, ये हो गया Cn और इसने क्या कर लिया?
आवेश आ जाएगा? आ गया भाई, यहाँ क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है ना, यानी तो ई ग्रहण करने पर, यानी तो क्लोरीन का परमाणु यानी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका? 2 8 7 है ना। और फिर इसके बाद में परमाणु त्रिज्या कितनी क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या? 99 पिकोमीटर है। अब क्या हो रहा है, इधर याद करें क्लोरीन के परमाणु को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 8 8। क्यों हो गया? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, और इसकी आयनिक जो त्रिज्या बनी है वो भी कितनी हो गई है? 181 पिकोमीटर हो गई। आयनिक त्रिज्या 181 पिकोमीटर। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन का नाभिक हो गया, ये इसका p कक्ष, ये इसका l कक्ष और ये इसका m कक्ष है। एक कक्ष में हम जान रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक कक्ष है, इसके 2 हो गए, ये l कक्ष है, इसमें कितने हो गए? 8 हो गए, और ये है इसका m कक्ष है, जैसे 2 3 5 और 2 7, 2 8 7, ये क्लोरीन का है मान लीजिए। और इलेक्ट्रॉन को इसने प्लस ग्रहण कर लिया, ग्रहण करते ही यहाँ पर हम वापस लिखते हैं, जैसे ये इसका नाभिक, ये इसका k कक्ष, k कक्ष में 2, ये इसका l कक्ष में 8 और ये इसका m कक्ष, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही क्या हो जाएगा? इसका बाह्य संकोच पूरा हो गया। तो बाह्य संकोच पूरा होते ही क्या हो जाएगा? ऋणायन बनने में क्या होता है? ऋणायन बनने में बाह्य संकोच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऋणायन बनने में बाह्यतम कोश में ई की संख्या बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा? कम पड़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बढ़ता है। आपकी दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि क्लोरीन हाइड्रोकोस में 287 एक की आवश्यकता है अपना स्ट्रक्चर करने के लिए। ये मैंने आपको बताया है। ये लगने वाले क्रॉस इलेक्ट्रॉन है, या एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। एक इलेक्ट्रॉन ने जैसे ग्रहण किया, यहाँ ऊपर इसके आ गया क्लोरीन माइनस ऋणायन आ गया। ऋणायन में हाइड्रोकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है और ऋणायन का आकार इसलिए उदासीन परमाणु से कैसा हो जाता है? उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। अब आप
इसे किस नाम से भी जानते हैं? आयनन विभव के नाम से। तो पहली बात ये देखो, इसे आयनन विभव के नाम से भी अब होता क्या है कि भाई गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु है, गैसीय अवस्था का कोई तत्व है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ना, और क्या नाम से हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना, तो कोई भी गैसीय अवस्था का क्या है? तत्व है। तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के गैसीय अवस्था में किसी तत्व के, कोई तत्व गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु के, एक उदासीन परमाणु, गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? बराबर है। से एक इलेक्ट्रॉन को पता करने, उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक मानी अलग, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी, या मैंने ऊपर में लिख दिया आयनन विभव या आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, या कहने से आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको कैसे मापते हैं? इसको मापने के लिए किलो कैलोरी बटे मोल, इसे किलो कैलोरी बटे मोल या तो किलो कैलोरी बटे मोल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे किलो जूल बटे मोल, किलो जूल बटे मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे मोल में मापा जाता है। इसके मापने की तीन इकाई होगी, किलो कैलोरी बटे मोल या किलो जूल बटे मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे मोल के आधार पर इसे मापा जाता है। ऊर्जा दी जाती है, इसलिए क्या बनेगा? मान हमेशा बनाया जाएगा। इसे प्रक्रिया में ऊर्जा दी जाती है, इसलिए मान हमेशा किस रहेगा? इसलिए मान हमेशा धनायन में ही आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना या ऊर्जा देना धनायन में ही कहलाता है, ग्रहण करना या लेना धनायन में कहलाता। अब आपके समझ में आ गई होगी बात कैसे कि जैसे मान लीजिए कोई भी गैसीय तत्व है, जैसे उदासीन परमाणु पाइए, ये कोई उदासीन परमाणु है और ये उदासीन परमाणु कौन
सी अवस्था में? गैस अवस्था में। और इस गैस अवस्था में से हमने क्या निकाल दी? आयन एंथैल्पी निकाल रहे हैं, आयन एंथैल्पी निकाल रहे हैं, यानी ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए। और अब क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन पृथक हो गया है गैस अवस्था में, तो क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ, धनायन बन जाएगा। धनायन गैसीय अवस्था में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ, ये धनायन बनाएगा, धनायन बन जाएगा, आयन एंथैल्पी कहलाती है। दोबारा एक बार देख लो, आयन एंथैल्पी किसे कहते हैं? इसे आयन विभव के नाम से भी जाना जाता है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु कब होगा? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी? बराबर होगी। तो वो ऐसा परमाणु क्या कहलाएगा? उदासीन परमाणु कहलाएगा। अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है, उदासीन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान बराबर है, प्रभावी नाभिक के आवेश ने उसे इलेक्ट्रॉन को मजबूती से क्या कर रखा है? पकड़ रखा है, क्योंकि दोनों की संख्या कैसी है? बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे में उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसको क्या कहेंगे? उसे हम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। इसका मात्रक क्या है? नापने की इकाई किलो कैलोरी बटे मोल, किलो जूल बटे मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे मोल के आधार पर इसे मापा जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा को दिया जाता है, इसलिए इसका मान हमेशा इसमें आएगा, धनायन। अच्छा, उदासीन परमाणु था, उससे जब पहला इलेक्ट्रॉन पृथक किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। अब क्या हो गया है? धनायन हो गया। धनायन से फिर एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। और तीसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? तृतीय आयनन। कहां से शुरू करेंगे? हम करेंगे यहां से। परमाणु कैसा है? उदासीन। उदासीन परमाणु से जब प्रथम बार इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उसका नाम तो क्या होगा? आयनन एंथैल्पी। अब परमाणु कैसा हो गया है? धनावेशित हो गया है। दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन पृथक करेंगे उसमें से वो कहलाएगा क्या? द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाएगा। तीसरी बार जो उसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक करेंगे वो क्या कहलाएगा? तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब आप समझ गए होंगे कि बताओ प्रथम जो उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही थी, ये आयनन एंथैल्पी, इसका मान ज्यादा होगा या धनायन से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है उसका मान अधिक होगा? कौन सी ज्यादा होगी? प्रभावी नाभिक के आवेश जो इलेक्ट्रॉन बाहर के आगे बढ़ता जाएगा ना, तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ज्यादा ऊर्जा का भाई कम का और अधिक का, ये किसका संकेत है बताओ? अधिक का संकेत है ना। यानी इधर मैं यहाँ लिख दूं 1 और इधर लिख दूं 2, तो क्या होगा? 2 बड़ा है किससे? 1 से। और अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया है कि क्या नाम से, जैसे यहाँ तो 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो ये चीज क्या हो गई? उलटी हो गई ना। तो यहाँ अपन जैसे मान लीजिए यूं लिख देते हैं कि उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु उदासीन परमाणु से निकलने वाली ऊर्जा है ना, क्या कहलाएगी? ई निकालने पर भाई उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? आयनन एंथैल्पी। ये तो गई आयनन एंथैल्पी। अब क्या करेंगे? अब हमारा उदासीन परमाणु तो रासायनिक कैसा हो गया? धनावेशित परमाणु हो गया ना।
ये तो आयनन एंथैल्पी होगी। ये क्या कह रहा है फिर? प्रथम, द्वितीय, तृतीय बढ़ती जाए। तो अपन यहाँ कैसा लगाते हैं सर? जैसे आयनन एंथैल्पी, फिर द्वितीय आयनन एंथैल्पी, फिर तृतीय, द्वितीय आयनन एंथैल्पी, फिर तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो क्या होता चला जाएगा? मान बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझ में आपने यहाँ पॉइंट चेंज। अब इसके नीचे एक पॉइंट हमारा बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? कि ये स्थिति यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो क्या होगा? आवर्त सारणी आप पढ़ चुके हो। क्या स्थिति होगी? ये तो प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी, तृतीय आयनन एंथैल्पी होगी, ठीक है ना? ये तो बात होगी। लेकिन मैं यदि आपसे कहूं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा बताओ? एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और यदि मान लीजिए एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश के घटने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता चला जाएगा? घटता चला जाएगा। ये बात हमको लिखनी है यहाँ मोस्ट। देखो, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्योंकि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होगा? छोटा होता जाएगा, है ना? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। अतः जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बताओ कौन सी चीज में बढ़ेगी? अतः इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होगा और आयनन एंथैल्पी का मान भी। अतः इलेक्ट्रॉन को पृथक करना कठिन हो जाएगा, जिससे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी मान बढ़ जाएगा। अब यदि मान लीजिए उसी प्रकार से हम क्या ले लें? वर्ग की बात ले लें, है ना? वर्ग में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा भाई? परमाणु का आकार बढ़ेगा। कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, 2 3 4 5 6 7, तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो कौन सी चीज है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को पृथक करना आसान होगा, अतः आयन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब नया पॉइंट आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नया पॉइंट क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पॉइंट डाल दो, इलेक्ट्रॉन लब्धि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का नाम इलेक्ट्रॉन प्रवणता भी होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवणता के नाम से भी इसे इलेक्ट्रॉन प्रवणता के नाम से जानते हैं। परिभाषा उसी प्रकार से इस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवणता के नाम से भी जानते हैं। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक परमाणु से एक उदासीन परमाणु में बना है। तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन है, क्लोरीन पे तो अच्छा होता है ना? तो उस समय क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाया जाएगा और ऋणायन बनाने पर क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? इस ऋणायन के बनने पर क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा मुक्त। तो ये उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। उदासीन परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया जाता है? ऋणायन बनाया जाता है। और ऋणायन बनाते समय तो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि के नाम से, इस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के नाम से। तो ऐसे समय में ऋणायन बनाया जाता है। इस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा को कौन से समय में? ऋणायन बनाते समय जो ऊर्जा क्या हो रही हो? मुक्त हो रही हो। तो ऋणायन बनाया जाता है, ऋणायन बनाते समय मुक्त होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या
इसे क्या कहते हैं? हमने इलेक्ट्रॉन प्रवणता कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। किसकी प्रकृति पर? परमाणु की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी धनात्मक होगी या ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी का मान जैसे यहाँ लिख दिया हमने उदासीन परमाणु। यहाँ हमने क्या लिख दिया? उदासीन परमाणु में, और ये उदासीन परमाणु किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। उदासीन परमाणु किसमें है? गैसीय अवस्था में। और इसमें हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया क्या हो गया? कौन सा आयन बन गया भाई? ऋणायन। क्या बना इलेक्ट्रॉन को इसमें? जैसे ही प्लस किया ना अपने साथ, ग्रहण किया, मतलब ग्रहण करते क्या आ गया? ऋणायन बन गया। ऋणायन गैसीय अवस्था में बना है और क्या हुआ है? ऊर्जा मुक्त हुई। प्लस में क्या हो गई? ऊर्जा मुक्त हुई है। अब बताओ ये मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। मुक्त ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन गति इसे ही हमने इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी के नाम से जाना है। उदासीन परमाणु था, गैसीय अवस्था में था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ऋणायन बना दिया। ऋणायन बनने से क्या हुई? ऊर्जा मुक्त हुई। होने वाली ऊर्जा को हमने किस नाम से जाना? इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से या इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी के नाम से। अब इस बात को और सारणी में ले जाओ, बताओ क्या क्या होगा और सारणी? आवर्त में क्या होगा और वर्ग में क्या होगा? क्या होगा आवर्त में? हम जानते हैं कि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर घट करके क्या हो जाती है? 18 और 39 हो जाती है। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है संयोजकता, बाएं तक उसमें इलेक्ट्रॉन पहला में वर्ग में 1 रहेगा, दूसरा में 2 हो जाओगे संयोजकता, तीसरा में 3, चौथा में 4 आता है, प्लस माइनस आता हो जाओगे प्रकृति पर निर्भर करके। कार्बन की संयोजकता किसी होते हैं? कार्बन परमाणु क्रमांक नंबर 6, परमाणु भार 12 हो गए। और संयोजकता जब इसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो 4 क्या कर देगा? ग्रहण करेगा, या वो 4 क्या कर देगा? तो प्लस माइनस संयोजकता कहाँ हुई? पहले 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, फिर घट करके क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब अपनी बात देखिए कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऊपर से ऊपर चूंकि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
जाने पर क्या होता है बताओ? परमाणु का आकार कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कैसा हो जाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता जाता है, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु के आकार में अनियमितता पाई जाती है। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता